अस्सलाम वालेकुम स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया था साइंस फर्स्ट फिजिक्स वाला पार्ट महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी क्लास 10 से, जिसका हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 हीट। एंड आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 2 3 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके और उन सारे लेक्चर्स में हमने सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर देख के यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए ताकि ये लेक्चर आपके और अच्छे से क्लियर हो सके। उन सारे लेक्चर्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। तो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट एक्सचेंज या फिर हीट ट्रांसफर के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमें जॉइन नहीं किया है तो प्लीज़ जॉइन अस। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पर गिवन है। इस लेक्चर की और सभी लेक्चर की नोट्स वहाँ पर जो है आपको बआसानी मिल जाएँगी और मैंने सारी नोट्स जो है वहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। एंड अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट ऑफ हीट की। जैसा कि आप जानते हैं हमने देखे थे कि भाई हीट का यूनिट जो है हीट है, एनर्जी है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट जो है एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं वो जूल होता है ना भाई? एनर्जी का एसआई यूनिट एसआई, अच्छा एक चीज़, एसआई मतलब क्या होता है बेटा? एसआई क्या बोल एसआई बोलते हो क्या होता? एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो हर कंट्री में जो है यूज़ किया जाता है। तो एनर्जी का यूनिट या फिर हीट का यूनिट क्या है भाई? हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, तो उसका यूनिट क्या है? जूल। और अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं, तो एनर्जी का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी का यूनिट सीजीएस सिस्टम में बेटा अर्ज होता है, अर्ज एनर्जी का। लेकिन अगर स्पेशली हम हीट की बात करें, तो सीजीएस सिस्टम में हीट का यूनिट कैलोरी होता है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को अगेन, सीजीएस म्हणजे काय? सीजीएस बोलते हो बेटा सेंटीग्राम, सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ये है सीजीएस सिस्टम। और एक और सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं एमकेएस, एमकेएस सिस्टम। अच्छा ये इसका मतलब क्या है? एमकेएस बोले तो यहाँ क्या है? एमकेएस बोलते बेटा यहाँ पर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमकेएस सिस्टम जो है यहाँ पर बिगर यूनिट होता है। एमकेएस सिस्टम का बिगर यूनिट होता है एंड सीजीएस सिस्टम का स्मॉल यूनिट होता है। और एमकेएस सिस्टम जनरली जो है एसआई सिस्टम के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। ठीक है भाई, हो सकता कुछ-कुछ केसेज़ में जो है नहीं भी, लेकिन जो एमकेएस सिस्टम है वो एसआई सिस्टम के तौर पर यूज़ किया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या है मेरे ख्याल से क्लियर है। देखते हैं थोड़ा-सा हम आगे। तो एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है भाई? हीट का, जूल है। एंड सीजीएस सिस्टम में हीट का यूनिट क्या है? कैलोरी है। तो ये तो था हीट के यूनिट की बात। अब जैसे हमने यहाँ पर लिए बेटा एक बर्नर और एक फ्लास्क, फ्लास्क में जो है थोड़ा-सा पानी, और यहाँ पर पानी कितना है? 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर। आप बोलेंगे सर लीटर में होना चाहिए था, मिलीलीटर में होना चाहिए था, आप ग्राम में कैसा ले रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, जब हम लीटर, मिलीलीटर की बात करते हैं ना, तो हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसा तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम सोचते हैं कि 1 लीटर पानी, वॉल्यूम मतलब लीटर क्यूब होगा, फिर वहाँ पर मीटर क्यूब होगा। तो अभी हम यहाँ पर जो है ग्राम की बात कर रहे हैं, मतलब हम मास के रिस्पेक्ट में उसकी बात कर रहे हैं। तो पानी का मास नहीं होता है कि भाई पानी का बिल्कुल मास होता है, इसलिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मास के रिस्पेक्ट में। तो वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर हम 1 ग्राम वाटर लिए और अभी इस वाटर का टेम्परेचर कितना है बेटा? वाटर का टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस। हमने लगाए नीचे बर्नर और फिर हमने हीट प्रोवाइड किए। तो अभी 14.5 से टेम्परेचर कितना रेज़ हुआ बेटा? 15.5, 1 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर बढ़ाया हमने? 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसी को क्या कहते हैं हम? द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी। 1 कैलोरी कितना होता है भई? द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर, हम यहाँ पर 1 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले टेम्परेचर कितना था? 14.5 डिग्री सेल्सियस से कितना कर रहे हैं हम? 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको कहते हैं 1 कैलोरी।
तो 1 कैलोरी क्या है? ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए। जैसा कि भई हम क्यों ये चीज़ पढ़ रहे हैं भई? 1 कैलोरी मतलब क्यों है इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? जैसा कि आप जानते हैं हम जानते हैं कि 1 फीट कितना होता है? तो आप अंदाज़े से बता सकते हैं कि तकरीबन 1 फीट इतना होता है, जिसमें 12 इंच होते हैं। 12 इंच बोले तो तकरीबन इतना, है ना? इतना, इतना। तो जैसा हम बता सकते हैं कि भई 1 फीट बोले तो कितना होता है, 10 फीट मतलब कितना होता है, एक मेज़रमेंट जो है हम ले सकते हैं। तो इसी तरीके से 1 कैलोरी कितना होता? तो इसी के लिए ये जो है अ, अगर आप 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं एंड 1 कैलोरी इट इज़ इक्वल टू होता है बेटा 4.18 जूल। 1 कैलोरी म्हणजे 1 कैलोरी इट इज़ इक्वल टू 4.18 जूल। अब यहाँ पर आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि सर कैलोरी तो यहाँ पर बड़ा है और जूल तो यहाँ पर छोटा है, फिर भी जूल अपना एसआई सिस्टम में है एंड कैलोरी अपना सीजीएस सिस्टम में। तो इससे भले ही यहाँ पर जूल जो है छोटा हो, कैलोरी बड़ा हो, लेकिन एसआई सिस्टम में हीट का जो यूनिट है अपने पास में वो जूल ही है जो कि छोटा है कैलोरी से, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना है। चलो ये तो कुछ थी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में, अब थोड़ा से बड़े-बड़े चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कि अभी हमने यहाँ पर कितना लिया बेटा देखो वाटर का मास कितना है 1 किलोग्राम वाटर है अपने पास में और हम उसको प्रोवाइड किए हीट। तो यहाँ पर अब पहले वाली केस में बेटा 1 ग्राम वाटर था, अब यहाँ पर कितना वाटर है? 1 किलोग्राम। डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन में थोड़ा-सा चेंजेस क्या होंगे अभी? द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 केजी ऑफ वाटर वहाँ पर 1 ग्राम ऑफ वाटर था, बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। बात समझ में आ रही है? तो 1 किलो कैलोरी कितना होगा? कि 1 केजी वाटर का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाते हैं, रेज़ करते हैं फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। वहाँ पर 1 कैलोरी की बात चल रही थी, यहाँ पर बेटा 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट, ठीक है? तो 1 किलो कैलोरी इज़ नथिंग बट कितना होता है बेटे 1000 कैलोरी जो है हम जानते हैं कि 1 किलो मतलब क्या होता है बेटा? किलो मतलब 1000 तो यहाँ पर बस क्या है 1000 ये किलो है 1000 के का थोबड़ा बदल के हमने क्या किए 1000 लिख दिए। तो मेरे ख्याल से 1 कैलोरी क्या होता है एंड 1 किलो कैलोरी क्या होता है, क्लियर होगा, ठीक है? थोड़ा-सा ये आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट है देखो इसमें भी कि ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी बेटा यही है, ये वाला ब्लू वाला बॉक्स जो है इसमें ही है, ठीक है? अब हम नीचे क्या देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो अपने को हीट के बारे में जो बताया गया, जेम्स प्रेस्कॉट यहाँ पर जूल इनका नाम क्या है जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो कि ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू शो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपीयर्स एज हीट एनर्जी एंड also the energy can be converted from one form to another. Conversion of heat energy to work gives the first law of thermodynamics. The unit of heat is called joule after him. तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल इन्होंने जो बताए थे कि सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर अपीयर्स अ हीट एनर्जी जो टाइनी टाइनी जो बारीक-बारीक छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उनके पास में क्या है भई हीट एनर्जी होता है एंड एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म जो है ट्रांसफर कर सकती है, मूवमेंट होता है मतलब एनर्जी का, है ना भई? एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इन्होंने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है बताए थे। अब ये थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मो मतलब बेटा हीट होता, ठीक है ना? थर्मो मतलब क्या होता? हीट होता एंड डायनामिक्स मतलब क्या होता? मूवमेंट। डायनामिक्स मतलब मूवमेंट। ये जो है डायनामिक्स जो है बेटा एक अ, चैप्टर है जो 11th या फिर 12th में जो है आता है और बल्कि ये आगे अगर कोई इंजीनियरिंग से पढ़ता है तो उसको पूरा एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है। थर्मोडायनामिक 1, थर्मोडायनामिक 2 और इसके बाद में हीट ट्रांसफर ये इंजीनियरिंग के बड़े-बड़े सब्जेक्ट है। उसके बाद में एनर्जी कन्वर्जन 1, एनर्जी कन्वर्जन 2, एनर्जी कन्वर्जन 3 एंड एनर्जी कन्वर्जन 4 ये हीट के बड़े-बड़े सब्जेक्ट है, चैप्टर नहीं है। ठीक है भई? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो। तो हम जो है हीट के ज़रिए हीट के ज़रिए हम बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल हीट एनर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा स्टीम जो होता है ना? स्टीम होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी इज़ नथिंग बट टरबाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो, है ना भाई? स्टीम से हम टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी काहे में कन्वर्ट होती है बेटा? ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम हीट से हीट को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है इसको कन्वर्ट करते हैं। ये फिलहाल तो आगे का काम है, अभी इसकी जो है हमें कोई ज़रूरत
तो अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमने यहाँ पर लिए एक बीकर और बीकर में डाले हैं बेटा 3 मेटल के गोले, स्फीयर जिसे कहा जाता है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दो कि तीनों जो स्फीयर है, वो अलग-अलग मेटल्स के हैं। जैसा पहला जो है आयरन का है, दूसरा कॉपर है एंड तीसरा बेटा लेड है, ठीक है? ऑल 3 स्फीयर्स रीच अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्रीज़ आफ्टर सम टाइम्स, क्योंकि जो है यहाँ पर हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक के जो है कुछ देर के बाद में जाने वाला है, बराबर है। अब ये तीनों मेटल के स्पेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएँगे भई और इनका टेम्परेचर भी सबका कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि पानी का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो पानी किसके कॉन्टैक्ट में है? या फिर वो मेटल के स्पेयर किसके कॉन्टैक्ट में है? पानी के कॉन्टैक्ट में है, जिसकी वजह से उनका भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर, आयरन का टेम्परेचर, कॉपर का टेम्परेचर एंड लेड का टेम्परेचर जो है, चारों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मतलब सबका टेम्परेचर सेम है। ठीक है भई? और हमने उन तीनों मेटल के स्पेयर को जो है अब कहाँ पर लाए? हमने लाया उनको वैक्स की शीट पर, ये वैक्स है ना भई? वैक्स म्हणजे काय? वैक्स होता है मोम। क्या बोलते हैं इसको हम? मोम बोलते हैं। तो हमने इसको वैक्स पर तीनों स्पेयर को रखे। आप देख सकते हैं कि पहला जो आयरन का स्पेयर है अपना और ये दूसरा कॉपर एंड ये तीसरा लेड। इन तीनों की पोज़ीशन देखो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो कि सबका टेम्परेचर सेम था। ठीक है भई? बट डिफरेंट हीट एनर्जी इन ईच ऑफ द स्पेयर। लेकिन जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बात कर रहे थे कि टेम्परेचर एंड हीट दोनों ही अलग-अलग चीज़ें हैं। तो सबका टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है डिफरेंट हीट एनर्जी तीनों स्पेयर्स में है। ऐसा क्यों? देखो आप आयरन एब्ज़ॉर्ब मैक्सिमम हीट, आयरन ने जो है मैक्सिमम हीट एब्ज़ॉर्ब किया, जिसकी वजह से वो डीप तक जो है जा पहुँचा और कॉपर एब्ज़ॉर्ब इंटरमीडिएट हीट, तो वो मिडल में ही जो है जाके रुक गया एंड लेड एब्ज़ॉर्ब मिनिमम हीट, उसने जो है कम हीट एब्ज़ॉर्ब की, तो वो जो है टॉप सरफेस पर ही जो है जाकर रुक गया। The property which determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for the 3 spheres। हम देख सकते हैं कि तीनों स्पेयर्स ने जो है जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है वो डिफरेंट है। टेम्परेचर भले ही सेम था लेकिन हीट एनर्जी जो है तीनों ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट जो है एब्जॉर्ब की है। मतलब इसके पास में ये क्योंकि सबसे डीप जो है जाके पहुंचा है, तो मैं बोल सकता है इसके पास में सबसे ज्यादा हीट है, इसके पास में उससे थोड़ी कम हीट है और लीड के पास में सबसे कम हीट है। जबकि टेम्परेचर कैसा था? सेम था, लेकिन हीट एनर्जी कैसी है? तीनों स्फीयर की अलग-अलग है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास मतलब चाहे 1 ग्राम की बात करो, 1 केजी की बात करो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, एक 1 ग्राम की बात करो या 1 केजी की बात करो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कितने से कितना टेम्परेचर से हम बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस से, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हम उसको इंक्रीज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दो। अगर हम आयन की बात करते हैं, ठीक है? आयन, कॉपर, लीड और यहाँ पर वाटर, चारों की हम बात करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर को जो है अगर 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से अगर इंक्रीज़ करना है,
तो हमें उससे कितनी हीट देना पड़ेगा? 1 कैलोरी। जैसे कि हमने अभी पढ़ के आए, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसको 1 कैलोरी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं हम 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको इस तरीके से लिखा जाता है 1 कैलोरी, ये पर, ये सिंबल क्या है भाई? पर ग्राम, एंड अगेन वो पर में ही है, तो डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वाटर का 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम अगर आयन की बात करते हैं, तो आयन को अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हमें कितनी हीट उससे प्रोवाइड करनी पड़ेगी? जैसा वाटर को 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है? 1 कैलोरी। इसी तरीके से अगर हम आयन की बात करते हैं, तो आयन का टेम्परेचर 1 ग्राम आयन का 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितनी हीट देना पड़ेगा? 0.11। भाई कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने को? 0.11। इनका कलर चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। तो आयन की अगर हम बात करते हैं, तो इसे 1 ग्राम आयन को कितना भाई? 1 ग्राम आयन को 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर रेज़ करना है, तो कितनी हीट प्रोवाइड करना है? 0.11 कैलोरी। तो आप देख सकते हैं कि वाटर को 1 कैलोरी हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, और आयन को सिर्फ 0.11 कैलोरी ही हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, 1 ग्राम आयन को 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है। तो हीट सबसे ज़्यादा आयन और वाटर की केस में अगर मैं बात करता हूँ, कौन एब्ज़ॉर्ब कर रहा है? तो हीट सबसे ज़्यादा कौन एब्ज़ॉर्ब कर रहा है? वाटर एब्ज़ॉर्ब कर रहा है एज़ कंपेयर टू आयन। चीज़ें समझ में आ रही है, तो इसलिए आपने देखे होंगे कि जब हम भगोने में या वो तवे पर, आयन का होता है ना भाई तवा जिस पर रोटी वगैरह पकती है, तो तवे पर जो है हम थोड़ी देर के लिए मान लो कि पानी बिछा डाल दिया उस पर, ठीक है। तो पहले पानी गर्म होता है कि पहले तवा गर्म होता है? गैस चूल्हे पर जो है पहले तवा गर्म होता है कि पहले पानी गर्म होता है? बिल्कुल जो है पहले कौन गर्म होता है? तवा गर्म होता है, क्योंकि वो आयन का है, और आयन को 1 डिग्री 1 ग्राम आयन को 1 डिग्री से ही अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो उसको कितनी हीट देना पड़ेगा? सिर्फ 0.11 कैलोरी ही हीट जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वाटर को गर्म होने के लिए कितनी हीट देना पड़ेगा? 1 डिग्री से अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसको 1 कैलोरी हीट जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले तवा गर्म होता है, उसके बाद में अपने रोटियाँ पकती या फिर पानी गर्म होता है। चलो, तो ये मैंने आयन और वाटर के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पर बात किया था बेटा। अभी हम जो है इन तीनों के रिस्पेक्ट में एक-दूसरे से के ताल्लुक से जो है हम बात करने वाले हैं। तो आयन को जो है कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है बेटा? 0.11 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और इसी तरीके से अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, तो कॉपर को जो है कितना हीट प्रोवाइड करना है? कॉपर को 0.095 कैलोरी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। 1 ग्राम कॉपर को 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 0.095 कैलोरी जो है हमें हीट प्रोवाइड करना है। एंड अगर लीड की हम बात करते हैं, तो इससे 0.03 कैलोरी, 1 ग्राम लेड को 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 0.03 कैलोरी जो है इसे हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आयन जो है इन दोनों के कंपैरिजन में, कॉपर और लीड के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, एंड कॉपर लेड के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, एंड लीड जो है सबसे कम जो है यहाँ पर हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। तो सबसे कम हीट कौन एब्ज़ॉर्ब कर रहा? लेड एंड कॉपर से ज़्यादा, एंड आयरन सबसे ज़्यादा जो है हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए अगर आप लेड को थोड़ा-सा ही हीट देंगे, थोड़ी-सी हीट देंगे, तो फट से जो है गरम हो जाएगा। लेकिन कॉपर को थोड़ी-सी हीट देंगे, आयरन को अगर थोड़ी हीट देंगे, तो उसको थोड़ा-सा एज़ कम्पेयर टू लीड गरम होने के लिए या उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो है लीड और आयरन के मुकाबले में कौन जल्दी गरम हो रहा है भाई? किसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा? वो लीड का जो है जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि उसे थोड़ी-सी हीट होना। तो ये तो था पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के बारे में, ठीक है भाई? तो अगर हम सीजीएस, ये हमने क्या देखी भाई, कौन से यूनिट देखी हमने यहाँ पर? सीजीएस सिस्टम की यहाँ पर हमने बात की है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर हम एसआई सिस्टम की बात करेंगे, तो कैलोरी की बजाय क्या आ जाएगा बेटा? कैलोरी की बजाय आएगा जूल, एंड ग्राम की बजाय क्या यूज़ करेंगे हम? केजी, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 केजी वाटर को 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर रेज़ करना है, तो कितना जूल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से टॉपिक जो है यहाँ पर क्लियर है अच्छी तरीके से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, पूरी कोशिश किया हो समझाने की। कन्फ्यूज़ अगर होते हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा रिपीट करके फिर से देखना। चलिए, थोड़ा-सा और बातचीत करेंगे हम स्पेसिफिक हीट के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पर एक लिए बेटा पर्पल कलर का डब्बा, बॉक्स,
और उसके नीचे लगा है बेटा बर्नर और यहाँ पर हमने उसे हीट प्रोवाइड की है। तो अब एक चीज़ कि यहाँ पर ये बॉक्स जो है हीट क्या करेंगे बेटा एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो इसलिए हम अब इस बॉक्स की भी जो है एक अपनी स्पेसिफिक हीट होगी, तो इसलिए हम उसको इंडिकेट करेंगे सी से स्पेसिफिक हीट इट इज़ इक्वल टू जिसे बेटा सी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है? एंड बॉक्स का कुछ ना कुछ मास है, एम से इंडिकेट करेंगे एंड इंक्रीज़ इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं बेटा इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए उसको डेल्टा टी से जो है इंडिकेट किया जाता है। डेल्टा टी बोले तो क्या होता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर कि टेम्परेचर में कितना चेंजेस हुआ, वो डिपेंड करता है हीट एब्ज़ॉर्ब्ड हो रही है या हीट लॉस्ट हो रही है। ये चीज़ जो है थोड़ा-सा आगे हम समझेंगे। बस आप यहाँ पर इतना ध्यान दो कि डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंजेस है। तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा हीट एब्ज़ॉर्ब्ड हो रही, तो हीट एब्ज़ॉर्ब इट इज़ इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। ये एक ही फ़ॉर्मूला है अपने पास में हीट का फिलहाल। हीट एब्ज़ॉर्ब इट इज़ इक्वल टू एमसी डेल्टा टी और यहाँ पर किस हीट की बात चल रही है ये भी ध्यान रखो बेटा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंसिबल हीट की। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेंसिबल हीट की। सेंसिबल हीट बोले तो क्या है हमने देखे थे कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेचर में जो है चेंजेस होता है। मतलब वहाँ पर फेज़ चेंज नहीं होता, लिक्विड से सॉलिड नहीं होता, सॉलिड से लिक्विड नहीं होता, गैस से लिक्विड नहीं होता, लिक्विड से गैस नहीं होता। ये फेज़ चेंज हो गया, तो वहाँ पर हीट की जो है हम अलग बात करेंगे, वहाँ पर लेटेंट हीट आ जाती है। तो इसलिए वहाँ पर हीट का फ़ॉर्मूला कुछ और जो है वहाँ पर अगेन चेंज होगा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सिर्फ़ टेम्परेचर में चेंजेस विदाउट फेज़ चेंजिंग जिसे हम सेंसिबल हीट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे हीट एब्ज़ॉर्ब इट इज़ इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर हम उस डब्बे को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है ना भाई? तो अगेन वही चीज़ स्पेसिफिक हीट उसकी क्या रहेंगी? वो तो सी कांस्टेंट उसकी जो भी स्पेसिफिक हीट रहेंगी जो जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, मास तो मास है एंड डिक्रीज़ इन टेम्परेचर अब टेम्परेचर में चेंजेस कैसा हो रहा? कि टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं तो डेल्टा टी। तो हीट लॉस यहाँ पर हीट लॉस हो रहा है ना भाई टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा इट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी अगेन वही फॉर्मूला तो हीट लॉस एंड हीट गेन जो है दोनों ही सेम होता है दोनों का फॉर्मूला सेम है एम सी डेल्टा टी एम सी डेल्टा टी मेरे ख्याल से क्लियर है अब हम बात करेंगे हीट एक्सचेंज के बारे में हीट एक्सचेंज हीट ट्रांसफर जो है जिसे कहा जाता है हमने यहाँ पर बेटा एक बॉक्स लिए एक डब्बा लिए और इस बॉक्स में और ये बॉक्स कैसा है बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंस मटेरियल मतलब जो है इस बॉक्स में हीट ट्रांसफर नहीं होंगी चारों तरफ से पैक है पूरा हीट रेजिस्टेंस मटेरियल का जो है बना हुआ है तो हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिए एक कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड एक हॉट ऑब्जेक्ट तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हीट ट्रांसफर जो होती है बेटा वो ऑलवेज हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होती है हीट ट्रांसफर कैसी होती हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जो है हीट ट्रांसफर होती है तो यहाँ पर देखो आप द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स द हीट एनर्जी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट लूजेस हीट एनर्जी ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज है कि कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट क्या करेंगे बेटा गेन करेगा एंड हॉट ऑब्जेक्ट हीट को लूज करेगा तो अब जितना हॉट ऑब्जेक्ट हीट लॉस करेगा उतना ही कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है हीट गेन करेगा इसलिए हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड सॉरी कोल्ड ऑब्जेक्ट तो दोनों जो है कैसे रहते इक्वल होते हैं हीट लॉस इट इज इक्वल टू हीट गेन तो क्लियर है तो देखो एंड एक चीज कब तक जो है हीट ट्रांसफर चलती रहेंगी इंपॉर्टेंट लाइन कब तक हीट ट्रांसफर चलती रहेंगी जब तक के दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तो ये हमारा कोल्ड ऑब्जेक्ट था बेटा है ना और ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट था तो हॉट से कोल्ड की तरफ जो है हीट ट्रांसफर हो रही थी बराबर है ना भाई तो कब तक जो है हीट ट्रांसफर होंगी जब तक के दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तो मेरे ख्याल से चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो चुकी तो चलिए आज का हमारा थ्योरी का लास्ट टॉपिक और ये हीट का जो है आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब हम क्या हीट को गिन सकते हैं नाप सकते हैं वही बात तो स्पेसिफिक हीट को अगर हम मेजर करने की अगर बात करते हैं तो उसके लिए हमें लगेगा बेटा एक कैलोरीमीटर ये जो है आप बॉक्स जो देख सकते हैं इसे क्या कहा जाता है इसे कैलोरीमीटर जो है कहा जाता है कैलोरीमीटर और ये हीट रेजिस्टिव मटेरियल से बना होता है मतलब इसके अंदर से जो है हीट ट्रांसफर नहीं होती चाहे हीट लॉस की बात करो चाहे हीट गेन की बात करो सॉरी आप समझ सकते हैं थर्मास जिसको हम बोलते हैं भाई है ना थोड़ी देर उसमें जो है तकरीबन 24 घंटे तक चाय या पानी की बात करो पानी गर्म भी रहता है और पानी ठंडा रहेगा गर्म पानी उसमें गर्म रहेगा मतलब उसमें से कोई हीट लॉस नहीं होता हाँ माइनर जो है हीट लॉस होता है कहीं ना कहीं 100% इफिशियंसी के साथ तो नहीं होता लेकिन हम कह सकते हैं जो है इसे अज्यूम कर सकते हैं
तो कैलोरीमीटर यहाँ पर जो है हीट रेजिस्टिव मटेरियल से बेटा बना होता है, इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती। एंड यहाँ पर हमने सबसे पहले कैलोरीमीटर पे क्या लगाया, एक हीट रेजिस्टेंट लीड। लीड बोलते हो क्या होता है बेटा, ढक्कन, ठीक है। अब थोड़े से हम अगर अंदर की बात करते हैं तो ये जो आप ऑरेंज कलर का ये दिख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इनर वेसल, जो कॉपर का जो है बना होता है। एंड ये जो बीच में जो गैप है बेटा, ये एयर कैविटी जो है होती है। एंड साथ ही साथ ये आउटर साइड में जो ब्लैक कलर की आप लाइन दिख रही है, जो है आउटर वेसल जो है इसे कहा जाता है। इसका मटेरियल अलग अलग हो सकता है। बीच में एयर कैविटी की बेटा किससे जरूरत होती है, ताकि ये कॉपर का और ये जो भी आयन का आउटर इनर वेसल और आउटर वेसल जो है बेटा, इसके बीच में गैप इसलिए ताकि अगर कोई जैसा गर्म पानी अगर हम अंदर डालते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तो ये आउटर वेसल भी जो है गर्म हो जाएगा, वहां से हीट लॉस होना शुरू हो जाएंगे। बेटा बात समझ में आ रही ना। इसलिए यहाँ पर एयर कैविटी होती है, इसके नॉन कांटेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हमने उसमें लिए बेटा एक पानी और वाटर। और सपोज करो कि वाटर का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, इनिशियल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं। और हमने उसमें डाले बेटा एक गरम गरम स्फीयर, गोला, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है जिसे कहा गया है। तो सीधी सी बात है, अगर इस स्फीयर का टेम्परेचर मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, अगर इस स्फीयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो अपनी हीट क्या करेगा भाई, हीट लूज करेगा। और हीट अगर स्फीयर हीट लूज करेगा तो हीट गेन गेन कौन करेगा वहां पर, हीट गेन कौन करेगा बेटा, हीट गेन यहाँ पर वाटर करेगा। एंड वाटर के साथ में कौन कॉन्टेक्ट में है, वाटर के साथ में है इनर वेसल, कैलोरीमीटर जिसे हम कह सकते हैं। तो हीट गेन बाय वाटर एंड आल्सो कैलोरीमीटर, तो हीट गेन यहाँ पर दो जो है ऑब्जेक्ट करेंगे, एक अपना वाटर एंड कैलोरीमीटर। और हीट लॉस कौन करेंगे बेटा, हीट लॉस किसके जरिए हो रहा, सॉलिड ऑब्जेक्ट के जरिए जो है, स्फीयर के जरिए हीट लॉस हो रहा। तो इसीलिए हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। आई होप सो क्लियर है। एंड हीट को जो है Q से इंडिकेट किया जाता है, तो Q इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q2 किसके लिए है, कैलोरीमीटर के, Q1 किसके लिए, वाटर के, एंड Q किसके लिए बेटा, सॉलिड ऑब्जेक्ट के। सॉलिड ऑब्जेक्ट अपना हीट लॉस कर रहा, एंड ये हीट गेन कर रहा वाटर, एंड कैलोरीमीटर भी हीट गेन कर रहा। आई होप सो क्लियर है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हम बात करेंगे सबसे पहली वाली केस में अपनी हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, जिसको हम Q से इंडिकेट करते हैं बेटा। तो उसके लिए हीट के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है, हीट के लिए अपने पास में एक ही फॉर्मूला है, एम सी डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है सेंसिबल हीट की जब हम बात करते हैं। तो एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पेसिफिक हीट। अगर आयन है तो उसकी स्पेसिफिक हीट अलग होती है, कॉपर है तो उसकी स्पेसिफिक हीट अलग होती है। तो इसलिए वहाँ पर अलग अलग जो है मटेरियल अगर वहाँ पर यूज करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, तो ये चेंज होगा सी जिसको हम बोलते हैं। तो ये मास एंड सी एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये है अपना डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब आप बोलेंगे सर डेल्टा टी हम क्या रखेंगे, देखो जब भी हम हीट लॉस के बारे में बात करेंगे, याद रखना, जब भी हम हीट लॉस के बारे में बेटा याद बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर, T1 माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर रहेगा उसका, क्योंकि वो अपनी हीट क्या कर रहा, लॉस कर रहा। तो हीट लॉस करने की वजह से उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो डाउन होगा। कितना डाउन होगा, कब तक के डाउन होगा, जब तक के उन तीनों ऑब्जेक्ट का जो है टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, T1 माइनस T2। एंड यहाँ पर अगर हम हीट गेन की बात करते हैं, अब चलो हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर, मास ऑफ वाटर इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा, अब इनका टेम्परेचर क्योंकि हीट गेन कर रहे हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे T2 माइनस T1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जो इनिशियल टेम्परेचर इनका था और जो फाइनल इनका टेम्परेचर हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यहाँ पर हम T2 माइनस T1 करेंगे हीट गेन की केस में। एंड हीट लॉस की केस में इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, हीट गेन की केस में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसे समझना और याद रखना। न्यूमेरिकल्स में इसका ही बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसी तरीके से हीट गेन बाय कैलोरीमीटर की जब हम बात करते हैं, Q2 इट इज इक्वल टू मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट एंड इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, तो T2 माइनस
T1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। टेम्परेचर में चेंजेस, कितना चेंजेस हो रहा भाई, पहले कितना था अब कितना हो चुका। तो मेरे ख्याल से क्लियर है टॉपिक अच्छी तरीके से। इसके बाद के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। 2 लेक्चर बेटा इसके आने के बाकी है, दोनों लेक्चर जो है न्यूमेरिकल्स के हैं, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6। तो फाइनली ये टॉपिक अपना खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।